राम राम दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल 21 से लेके 31 तक। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 20 तक हमने पूरे पूरे आर्टिकल्स कर लिए थे। अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स चल रहा है। अब फंडामेंटल राइट्स में हम आगे देखने वाले हैं आर्टिकल 21 से। उसके पहले मैं थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। दरअसल अभी भारत में करेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 और 20 हो चुका है। 21 और 22 अभी बचा हुआ है, जिसे हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद है तीसरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आर्टिकल 23 और 24 में हमें मिला हुआ है, इसे भी आज ही देखेंगे। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपनी धार्मिक जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, ये 25 से लेकर 28 तक है। इसे भी आज ही देखने वाले हैं। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30, इसे भी आज ही देखेंगे। जो छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में है, इसे हम कल देखने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रिट्स हैं वो हैं इसी में आर्टिकल के अंदर हैं। और इसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यानी पूरे के पूरे जो भारत का संविधान है उसका दिल कहा था बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो इसलिए हम इसे अगले वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे। अब कुछ थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ। ओरिजिनली जो भारत के संविधान में थे वो 7 आर्टिकल थे। जो 7वां आर्टिकल है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ लीगल राइट बन के रह गया है। यानी इसमें सिर्फ आपको कोर्ट के अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से मिला है। मुझे लगता है हम में से जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से सबका फेवरेट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है, क्योंकि इसमें सबसे पहले लव मैरिज करने का अधिकार इसी आर्टिकल के थ्रू मिला है। यानी जितने भी आजकल के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा आर्टिकल यही पसंद आने वाला है, क्योंकि लव मैरिज का अधिकार मिल गया है, यानी अपने मनपसंद के लोगों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरा है स्लीप, राइट टू स्लीप, यानी यदि आप सो रहे हैं तो आपको सोते में कोई नहीं जगा सकता, ये भी अधिकार आपको मिला हुआ है। हाँ, कल से आप अपने मम्मी पापा को ये बोल सकते हैं कि मुझे भारत के संविधान ने ये स्वतंत्रता दी है कि आप मुझे सोते में नहीं जगा सकते हैं। बाद में उड़ती हुई चप्पल आपके मुंह में आए तो बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे हैं माता बनने का अधिकार, यानी महिलाओं के पास ये अधिकार कि उन्हें माता बनना है कि नहीं, वो इसी आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू पीस, यानी शांति से जीवन जीने का अधिकार। राइट अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग, यानी अगर कोई खुले में सिगरेट पी रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, यानी कोई अगर आपका फ़ोन देख रहा है या फिर आपके लोकेशन ट्रैक कर रहा है तो ये भी आपको आर्टिकल 21 से ही मिले हैं। यानी आर्टिकल 21 में और बहुत सारे जो भी मतलब जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही मिले हैं। उसके बाद आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन दिया गया है। दरअसल भारत के संविधान में इनिशियली ये नहीं था, लेकिन उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इसे ऐड किया गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये फ्री वर्ड ये कंडीशनल है, यानी जिन बच्चों के पास पैसा देने के लिए नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके फ्री में ले सकते हैं, और जिनके लिए पास पैसा देने के लिए है वो प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं। तो लेकिन ये कब से चालू हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चालू हुआ था। बाद में इसे आरटीई में ऐड कर दिया गया। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। आरटीई कब लागू हुआ था? 2009 में। तो इसे बाद में ही इसी आर्टिकल 21 के अंदर ऐड कर दिया गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी आपको अगर अरेस्ट करना है मतलब आपके जो गिरफ्तारी और जो हिरासत से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में 7 सब आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो ऊपर के 3 सब आर्टिकल्स हैं वो हैं कि अगर आपने कोई क्राइम किया है उसके बाद वाले आर्टिकल्स हैं, लेकिन नीचे के जो 3 हैं जो 4 हैं वो क्राइम करने के पहले हैं। अब क्राइम करने के पहले कैसे? मान लीजिए कि जैसे अभी कुछ समय पहले एसएससी में टीचर्स जो हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अब गवर्नमेंट
को लगता है कि मान लीजिए टीचर्स जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इनको डिटेन कर लेती है। तो वो आखिरी के 4 आर्टिकल्स में है और इनिशियली के जो 3 आर्टिकल्स है वो क्राइम होने के बाद है। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं 22(1). 22(1) क्या कहता है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसका रीजन बताया जाएगा, यानी उसका कारण बताया जाएगा, प्लस आपके मन मुताबिक लॉयर मिलेगा, यानी जो वकील होगा वो आपके मन के हिसाब से होगा। उसके बाद आर्टिकल 22(2) क्या कहता है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर जो भी आपके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी जो भी सबसे पास में मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। बस इसमें एक कंडीशन है कि जो भी ट्रैवलिंग टाइम होता है, ट्रैवलिंग टाइम उसे हटा दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं एमपी में रहता हूं और मुझे तेलंगाना गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, तो जो एमपी से तेलंगाना तक पहुंचने में जितना भी समय लगेगा बीच रास्ते में, इसे हटा के जब मैं उस पर्टिकुलर स्टेशन में पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे अरेस्ट किया गया है, वहां पहुंचने के बाद से 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट किया जाएगा। आर्टिकल 22(3) में क्या है, आर्टिकल 22(3) कहता है कि जो भी फॉरेनर है, यानी जो भी विदेशी है, उसके लिए ये दोनों आर्टिकल, ऊपर के दोनों आर्टिकल वैलिड नहीं है। आर्टिकल 22(4) क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी को डिटेंशन में रखा गया है तो उसे 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। हाँ, अगर रखा जाएगा तो उसके लिए एक कमेटी बैठेगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर आर्टिकल 22(5) क्या कहता है कि मान लीजिए कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसका कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताने के साथ साथ जो जिसे डिटेन किया गया है वो उस कारण का मतलब खुद को जस्टिफाई भी कर सकता है, यानी खुद को बता भी सकता है कि नहीं नहीं, जिसलिए आपने मुझे अरेस्ट किया है ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी बात रख सकता है, वो अपना पक्ष रख सकता है। उसके बाद 22(6) क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे रीजन ना भी बताए, मान लीजिए कोई अगर सीरियस कोई क्राइम होने वाला होगा तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको रीजन नहीं भी बता सकता। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो जेल के प्रावधान है वो दिए गए हैं, मतलब अलग अलग टाइम, किसी के लिए 3 महीना, किसी के लिए 15 दिन वगैरह वगैरह। तो ये आर्टिकल 22(7) में है। चलिए अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आर्टिकल जो 23 और 24 में है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 23 पे चलते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, ट्रैफिकिंग यानी प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स लेबर, यानी मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम प्रतिबंधित करता है। अब मानव तस्करी क्या होता है, पहले के जमाने में दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम। इसमें क्या होता था, लोगों को दास बना लिया जाता था, यानी लोगों के बाजार लगते थे और वहां से लोगों को खरीद लाया जाता था। जो भी मालिक होता था उसे वो जानवरों की तरह ट्रीट करता था। उसे मन पड़ा तो एक टाइम का खाना दिया तो दिया, वरना वो भी नहीं दिया, और उस बंदे को पूरी जिंदगी भर अपनी ऐसे ही दास बन के बितानी पड़ती थी। तो इसे दास प्रथा बोलते हैं। जबरन श्रम क्या है, मान लीजिए कि कोई अगर मिस्त्री है और उसका मन नहीं है अगर आज काम में जाने का, तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई भी रसूखदार आदमी आके ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आपको मेरे यहाँ चल के काम करना ही पड़ेगा। तो इसकी आज़ादी हमें आर्टिकल 23 से मिली है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, चाइल्ड लेबर, यानी जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी भी हजारडेस यानी खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कर सकते। खतरनाक उद्योग जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोयला की फैक्ट्री है, कोल माइन हो गई, मान लीजिए कहीं कहीं पे गोल्ड माइन हो गई, या फिर मान लीजिए कि कहीं पे टायर वगैरह बन रहा है, कहीं पे सीमेंट वगैरह बन रहा है, तो ऐसी चीज़ों में 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो 14 साल से अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एड वगैरह में काम करते हैं बच्चे, या फिर जो मान लीजिए कि खुद की दुकान में जो बच्चे बैठे रहते हैं, जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, वो लोग कैसे काम कर पाते हैं जब ये 14 साल के नीचे वाला अगर प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगा के रखा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 एग्जम्पशंस दिए हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर किसी को कुछ काम करना भी है जो 14 साल से कम है, तो सबसे पहले वो खतरनाक काम नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि कोयला की माइन के अंदर जाके, गुफाओं के अंदर जाके वहाँ खुदाई करवा रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐड या फिर टीवी या फिर खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकता है। और जो वो 3 घंटे काम होगा वो उसके स्कूल टाइम, यानी जिस टाइम पे वो स्कूल जाता है उस टाइम पे काम नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि रात में 7 बजे, रात से लेके 8 बजे सुबह तक वो बच्चा रात में काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। तो ये 3 कंडीशन है जो कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ होती है, जो कि आर्टिकल 24 में दी गई है। उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है हमें। आर्टिकल 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन चलता है।
सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस, यानी मैं अपने मन के हिसाब से अपना धर्म मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए फ्री हूँ। आर्टिकल 26 क्या कहता है, मैं अपने धर्म को मैनेज करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे गवर्नमेंट या फिर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि मैं अपने धर्म को किस तरीके से मैनेज करूं। उसके बाद आर्टिकल 27 है, ये बोलता है कि मुझे अपने धर्म के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें एक एग्जम्पशन है कि कई बार आपको टैक्स मतलब आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है। वो किस कंडीशन में है, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको टैक्स के लिए समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 18 लाख कमाया, उसमें से जो भी टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट आपसे ले तो लेगी, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देगी। मतलब मान लीजिए कि जैसे आपने 18 लाख भरा, तो उसके बदले में आपको रोड वगैरह तो मिलेगी, लेकिन वो इसलिए नहीं होगी कि आपने 18 लाख भरा है। मान लीजिए किसी ने 1 रुपए भी नहीं भरा है, तो उसे भी वो रोड मिलेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको टैक्स लेने के बाद कुछ देती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजियस मैटर से जो पैसा लेगी, वहां पे ये है कि उसके बदले उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 है इंस्ट्रक्शंस, यानी नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन। यानी मान लीजिए कोई अगर एक स्कूल है, वहां पे अगर गवर्नमेंट पैसा डालती है अपना, यानी उसमें गवर्नमेंट का पैसा आता है, या तो वो उसमें 100% गवर्नमेंट का पैसा आ सकता है, या तो 20% या फिर मतलब कोई फ्रैक्शन, लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स मना है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, मान लीजिए कि जो भी स्कूल खुली है ना, वो खुद ही सिर्फ इसलिए खोली गई थी ताकि उसमें धार्मिक शिक्षा ही दी जा सके, तो उस कंडीशन में वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। यहाँ पे माइनॉरिटीज से रिलेटेड दी गई है। सबसे पहले आर्टिकल 29, जिसमें माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, यानी माइनॉरिटीज कैन प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर एंड फॉर माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। यानी जितने भी देश में माइनॉरिटीज हैं, यानी जिन भी रिलीजियस यानी जिन भी धर्मों की जनसंख्या कम है हमारे देश में, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उसको खुद से संचालित भी कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 31 दरअसल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था, इसे बाद में हटा दिया गया था, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि जो पहले 7 FR थे, मतलब फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक हटा दिया गया था, तो जो हटाया गया था वो यही है, इसलिए 31 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। उसके बाद अब हम अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम रीड्स वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो कृपया करके अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे लेक्चर की PDF अवेलेबल करवा देंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।